गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं रणधीर सर। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लास्ट वीडियो लेक्चर में हम ये चर्चा किए थे कि किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस एटम पे वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज उस पर डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब कि लास्ट क्लास में हम चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिए थे कि कोई भी एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उस पर चार्ज डेवलप होता है। कैसे? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा समझिएगा कि ये एक न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है। ये क्या है भाई? इसका चारों तरफ ये क्या है? इसका ऑर्बिट है ना। सपोज ये भी एक न्यूक्लियस है, ये क्या है भाई? इसका ऑर्बिट है। ये दो एटम्स है, दो एटम है, और ये इसका ऑर्बिट का हम इसका डायग्राम ड्रॉ किए हैं। सपोज कर लो कि इसका ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब क्या है भाई? इसका ऑर्बिट के पास ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब का है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना। सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर इसके पास गया, यहां पर, तो इस पे क्या डेवलप होगा भाई? इस पे A+ चार्ज डेवलप होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ गया। और इस पे क्या डेवलप होगा? A- इसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसको +Q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको -Q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट क्लियर है तक? अब सुनिए, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने साथ चार्ज भी लेके जाता है और साथ ही साथ मास भी लेके जाता है। when electrons is transfer from one atom to another atom, then charge and mass of electrons are also transfer। कहने का मतलब ये हुआ ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब इस पे गया तो ये अपना चार्ज भी लेके गया और साथ ही साथ क्या लेके गया? मास भी लेके गया। चार्ज भी लेके गया और क्या लेके गया? मास भी लेके गया। तो यहां पर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है m × e इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 9.1 × 10⁻³ kg, इसके बराबर होता है। पॉइंट क्लियर? अगर सपोज करो कि इस पे 10 गो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया भाई? यहां से यहां कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना। तो इसके मास में यहां पर सपोज कर लिए कि अभी इसका मास m है और इसका भी मास क्या है भाई? अभी m है, दोनों का मास m है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस एटम से अगर 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो आखिरकार इस यहां पर अब क्या मास बचेगा? तो m-, तो यहां पर कितना बचेगा भाई? m- 10 × m × e बचेगा, और इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया तो इसका मास क्या हो जाएगा भाई? इसका मास होगा m + 10 × m × e के बराबर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो कहने का मतलब समझिएगा, देखिएगा, अभी तो हम 10 नहीं लिखो, मान लिया n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो यहां पर n लिखो, n × m × e होगा, n × m × e होगा ना। तो ये क्या होगा? देखिए, जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसका मास में कमी आ जाता है। कितना सा भाई? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इनटू दिस। जिस पे इलेक्ट्रॉन चला गया है इसका मास क्या होता है? बढ़ जाता है। कितना से? n × m × e से। ठीक है ना। इफ n इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर देन, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, देन मास ऑफ एटम इज इंक्रीज और डिक्रीज
बाई n इंटू ए बाई n इंटू m इंटू ई, n इंटू एम इंटू ई, ठीक है ना। तो यही काम होता है कि अगर n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से यहाँ पर, तो इसमें मास जो है, मास का भी एटम जो है, एटम का जो मास है वो बढ़ता है और घटता है। कितना सा भाई, n इंटू एम इंटू ई। एम इंटू ई क्या है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उस पे मास घटता है, उस पे मास क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज एटम डिक्रीज्ड मास बाई n इंटू एम इंटू ई से, जहां पर m इंटू ई क्या है भाई, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना से घटता है। नेक्स्ट पॉइंट, निगेटिव चार्ज एटम इंक्रीज्ड मास बाई n इंटू एम इंटू ई, जहां पर m इंटू ई क्या है भाई, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो जनरली इससे एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा करता है एग्जामिनेशन में एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा करता है, कहता है कि कोई भी एटम्स का मास अगर कुछ दिया हुआ है और उससे अगर 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है तो बताइए उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो वो आपको यही करना है कि एक मास का इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो मास इसका घटेगा, और अगर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो मास क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें मास क्या होगा भाई, बढ़ेगा, और इसका मास क्या होगा, इसका मास घटेगा। पॉइंट क्लियर ना। तो ये जनरली पूछा जाता है चार्ज के रिस्पेक्ट में और मास के भी रिस्पेक्ट में कि पॉजिटिव चार्ज वाले का मास घटता है और निगेटिव चार्ज वाले का मास क्या होता है, बढ़ता है। पॉइंट क्लियर। तो ये एटम जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो इसका चार्ज और इसका मास में ये रिलेशन आता है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए जहाँ पर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफ़र किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो जिससे ट्रांसफ़र होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें ट्रांसफ़र होता है उस पर निगेटिव चार्ज। लेकिन जिससे ट्रांसफ़र होता है तो उसका मास घटता है, और जिसमें ट्रांसफ़र होता है तो उसका मास क्या होता है, बढ़ता है। पॉइंट क्लियर। सारा पॉइंट्स को लिखिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए लिखिएगा यहाँ तक, फिर आगे बात करते हैं। देखिएगा, उसी के बेसिस पे एक छोटा सा सवाल है जो आप ही लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। कहता है इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर फ्रॉम ए एटम देन इट्स, तब इसका क्या होता है। ऑप्शन ए में कहता है गेट पॉजिटिव चार्ज एंड मास डिक्रीज बाय 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो देखिए ट्रांसफ़र होता है, तो मान लिया कि कोई एटम है, ये कोई एटम है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ है भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो इस पर कैसा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो या तो ऑप्शन ए होगा, नहीं तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें क्या कहता है निगेटिव चार्ज, इसमें भी क्या कहता है भाई, निगेटिव चार्ज कहता है, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर। अब क्या होगा भाई कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब मास क्या होगा, मास इसका डिक्रीज करेगा। डेफिनेटली मास क्या होगा भाई, इसका मास डिक्रीज करेगा। तो जब मास डिक्रीज करेगा तब मास तो डिक्रीज करेगा, लेकिन कितना से डिक्रीज करेगा, तो कितना से भाई, तो क्या बताए थे कि मास जो डिक्रीज करेगा वो कितना से, n इंटू एम इंटू ई से। तो n का वैल्यू कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो यानी कहने का मतलब कितना से भाई, 18.2 इंटू 10⁻³ kg। तो ये कहता है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 गेट पॉजिटिव चार्ज एंड मास डिक्रीज बाय 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि मास कितना से घटता है भाई, 18.2 से। नेक्स्ट कहता है गेट पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज डिक्रीज बाय इतना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव सवाल
आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह से दे दिया जाता है कि कोई भी एटम से कहेगा कि 10 गो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है या 5 गो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया या 50 गो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, तो बताइए कि उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से 4 गो ऑप्शन देगा, जो ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको टिक करना है। पॉइंट क्लियर ना। इस सवाल को लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं कोई दूसरे कॉन्सेप्ट पे। चलिए लिखिएगा फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। चलिए भाई, अब जब चार्ज डेवलप हो गया था एटम्स पे, जब एटम्स पे चार्ज डेवलप हो गया तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए जिनको बोलते हैं कूलम साइंटिस्ट। कूलम एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बहुत सारा काम किया था। उन्होंने ये कहा, उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट को पूरे चार्ज के ट्रांसफ़र को देखने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने 2 ला दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने 2 ला दिया, 2 ठो नियम बताएं, तो उसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। कूलम्स 2 लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में उन्होंने 2 लॉ दिया था, 2 को नियम दिया था, जिसमें फर्स्ट लॉ ये है दिस लॉ रिलेट टू द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज एंड मे बी स्टेट अंडर। उन्होंने 2 चार्ज बॉडी के बीच एक्सपेरिमेंट करके फोर्स का कैलकुलेशन किया था। उन्होंने ये कहा था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज कहने का मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये अगर निगेटिव है तो ये भी निगेटिव। तो इस तरह के चार्ज को क्या करते हैं? इस तरह के चार्ज को हम कहते हैं लाइक चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइक, लाइक चार्ज बोलते हैं, लाइक चार्ज बोला जाता है। उन्होंने ये कहा था कि अगर 2 लाइक चार्ज है, मतलब 2 सेम चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, 2 अगर सेम चार्ज है तो ये इसको और ये इसको, मतलब ये इसको इधर की ओर धक्का दे रहा है और ये इसको इधर की ओर रिपेल कर रहा है। उन्होंने यही कहा था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब ये चार्ज इसको इधर की ओर धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है, और ये चार्ज इधर की ओर धक्का दे रहा है। ये भी देखिए निगेटिव चार्ज, ये भी देखिए निगेटिव चार्ज, तो ये चार्ज इसको इधर की ओर धक्का दे रहा है और ये चार्ज इसको इधर की ओर धक्का दे रहा है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने यही कहा था कि जो लाइक चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। पहला स्टेटमेंट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल, जबकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि जो अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज कहने का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या तो ये निगेटिव या ये पॉजिटिव, तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज बोला जाता है। तो ये क्या करता है? ये इसको अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है भाई? ये इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करता है और ये इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर लाइक चार्ज रखा हुआ है, मतलब सेम चार्ज रखा हुआ, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, जबकि अनलाइक चार्ज रहेगा, अनलाइक चार्ज कहने का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, मतलब ये इसको इधर की ओर खींच रहा है और ये इसको इधर की ओर खींच रहा है। समझे? तो फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने यही दिया था, कि लाइक चार्ज में अट्रैक्शन होता है, लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है, रिपेल करता है, जबकि अनलाइक चार्ज में एक दूसरे में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर की ओर खींचेगा, जबकि इस केस में ये इसको इधर की ओर धक्का देगा और ये इसको इधर की ओर धक्का देगा। पॉइंट क्लियर? तो ये हुआ था उनका फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको आप लिखिएगा। फिर हम आपको कूलम्स का जो सेकेंड स्टेटमेंट था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कूलम्स का जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहा गया था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यही उनका सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये रिजल्ट दिया था, ठीक है ना। राइट डाउन इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए भाई देखिएगा, कूलम्स का जो सेकंड लॉ इन्होंने दिया था, इन्होंने ये बोला था कि जो 2 बॉडी है, जो दो चार्ज पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। तो आखिरकार वो जब अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट में कितना फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट में कितना, जैसे कि कोई बॉडी अगर किसी को अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पर तो फोर्स लगाता होगा तब ना वो आता होगा जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये मैग्नेट है, ये क्या है? मैग्नेट, और ये लोहा है, तो मैग्नेट क्या करेगा? लोहा को खींचेगा, तो खींचेगा तो भाई तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगता होगा, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो वो सेकंड जो लॉ दिया गया था
वो ला दिया गया था कि वो जो फोर्स लगाता है, जब बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है तो फोर्स लगाता होगा ना, तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है। दिस ला टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज एंड मे बी स्टेट एज अंडर। उन्होंने दो बॉडी के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का चर्चा किया था, ठीक है ना। उन्होंने कहे थे द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड का बात किया जा रहा है। जो ये चार्ज प्लस है कि माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये -5 कूलम है, ये 10 कूलम है, तो इसका भी माइनस वाले को प्लस कर देना है, इसका भी प्लस कर देना था। उन्होंने यही कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पॉइंट समझने वाला बात, यहां पर किसका चर्चा किया जाता है, मैग्नीट्यूड का चर्चा किया जाता है। किसका चर्चा किया जाता है, तो ये Q क्या है, ये Q क्या है, यहां पर देखिए हम लिख भी देते हैं। तो ये पहले पॉइंट समझिए एक बार, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द देम। सपोज कर लीजिए दिस वन द पॉइंट चार्ज Q1 एंड दिस वन द पॉइंट चार्ज Q2। पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, जो एक जगह स्थिर है, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। जैसे ये देखिए क्या है, एक जगह पॉइंट पर स्थिर है, इसको पॉइंट चार्ज। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया, स्मॉल r मान लिए। तो इन्होंने यही कहा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड का। तो आप यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करिएगा। देखिएगा हम फिर से यहाँ पर मैथमेटिकली फिर से लिखते हैं। इन्होंने यही कहा था कि जो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अब बटा r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक यहाँ पर कांस्टेंट K आता है, तो K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अब बटा क्या होगा भाई, बाई r² होगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये किसका बात कर रहे हैं भाई, फोर्स के मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स के मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो इन्होंने यही बोला था कि दिस फोर्स द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम बटा कितना, r²। इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है क्या भाई, K आता है। क्या आता है, K आता है। अब K क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है वो हम आगे बताते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है ना। पहले आप इसको लिखिएगा, उसके बाद हम आगे बात इसमें करते हैं, ठीक है। चलिए कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। चलिए भाई आप थोड़ा समझिएगा कि ये K क्या होता है। K एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आप जो चार्ज पार्टिकल लिए हैं उस चार्ज पार्टिकल को किस रीजन में रखे हैं, ठीक है ना। सपोज करो कि यहाँ पर कोई गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है। तो अगर ऑक्सीजन गैस रहेगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ और हो जाएगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रहेगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ और हो जाएगा। सपोज करो कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ, और बीच में रखा हुआ है कुछ लकड़ी तुम लगा दिया, तो उस केस में दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो उसका वैल्यू कुछ और होगा। तो वो जो K बताता है, यहाँ पर जो K है वो ये बताता है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा कि जब ये चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखा हुआ है। सपोज कर लो कि दिस बंदा ये एक सिस्टम है जहाँ पर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है Q1 चार्ज, और यहाँ से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है Q2 चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, स्मॉल r है। और ये मान लो कि कभी इसमें आप डालिए, मान लिया कि कभी आप इसमें डालिए वैक्स डालिए, मोम डालिए, उसके बाद आप फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स का कैलकुलेशन करो। तुम कभी इसमें एयर डाल दो, कभी क्या कर डालो, एयर डालो, हवा, उसके बाद इसमें फोर्स का कैलकुलेशन करो। कभी तुम इसमें नाइट्रोजन गैस डाल दो, कौन सा गैस में डाल दो भाई, नाइट्रोजन गैस, उसके बाद ये फोर्स का कैलकुलेशन कीजिए। तो सब में जब आप डिफरेंट चीज इसमें डालिएगा, कभी तुम इसमें वाटर डाल दो, पानी डाल दो, वाटर डाल दो, कभी तुम वाटर वेपर डाल दो, वाटर
वेपर डाल दो। तो आप देखिएगा कि इस केस में जो फोर्स था, 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 इस केस में फोर्स था, तो हर समय ये अलग अलग फोर्स का कैलकुलेशन करके बता रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कुलम साहब किए थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ इस सिस्टम में डाला था, 2 चार्ज पार्टिकल को रखे थे और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस डाले, कभी सॉलिड डाले, कभी इसके बीच में लकड़ी लगा दिए थे, कभी इसके बीच में मोम लगा दिए थे, वैक्स लगा दिए थे, कभी इसके बीच में पानी डाल दिए थे। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बोला कि नहीं, जो फोर्स होता है ये इस चार्ज के चारों तरफ के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। किस पे? इस चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अगर मीडियम बदल जाता है, मीडियम अगर बदल जाता है तब फोर्स का कैलकुलेशन भी बदल जाता है, फोर्स का वैल्यू भी क्या होता है, बदल जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? फोर्स का वैल्यू क्या होता है, बदल जाता है। तो उसी के बेसिस पे के को डिफाइन किया था। यहां पर देखिए लिखे हैं द कांस्टेंट के वैल्यू डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच द चार्ज आर प्लेस्ड। के का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि इसके बीच में कौन सा मीडियम डाला गया है। द कांस्टेंट के वैल्यू डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच द चार्ज आर प्लेस्ड। इसके अंदर में कौन सा मीडियम डाला गया है उस पे के का वैल्यू डिपेंड करता है। के बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कुलम साहब एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट लाए थे, जहां पर एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच चार्ज आर प्लेस्ड। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अगर यहाँ इसके बीच में अगर एयर डाल दो या तो वैक्यूम रखो तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू इसमें 1 हो जाता है। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और डालो मान लिया तुम वाटर डालता है, नाइट्रोजन डालता है, कुछ और डालता है, ऑक्सीजन डालता है, तो उस समय में एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। पॉइंट क्लियर? इसको एक एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। मतलब ये इसका वैल्यू सिर्फ कब आएगा भाई, जब ये आप ही सोचिए ना कि अगर एयर और वैक्यूम रहेगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1, यहाँ पर 1 पुट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर के केस में या वैक्यूम के केस में। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, इसका यूनिट है। जो ये एप्सिलॉन है इसका यूनिट कितना होता है भाई, 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है, इसका यूनिट होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अब देखिएगा, तो इसीलिए जो अब एफ का जो वैल्यू होगा, जिसका मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, किसका, अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ये जो होगा अब के यहाँ पर कितना पुट होगा, इतना पुट होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, अब बटा क्या भाई, बटा आर स्क्वायर, बटा क्या चाहिए भाई, बटा आर स्क्वायर। दिस वन द कूलम्स फार्मूला, दिस वन द कूलम फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। ये 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स का फार्मूला है। ये फोर्स का फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड बटा आर स्क्वायर होता है। पॉइंट क्लियर ना, राइट डाउन यहाँ तक पहले आप लिखिएगा, ये पॉइंट तो आप लिख चुके होंगे पहले ही, अब इसका ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि के किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। के डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है। डिफरेंट मीडियम के लिए के का वैल्यू डिफरेंट होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होता है। पॉइंट क्लियर? जस्ट राइट डाउन लिखिएगा फार्मूला, उसके बाद फिर हम आगे कुछ बात करते हैं। चलिए भाई, जितना दूर तक अभी तक हम पढ़ाई किए उसके बेसिस पे एक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, ये भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है सवाल। ठीक है ना, देखिए सवाल क्या कहता है, ए चार्ज कैपिटल Q इज स्प्लिट इन 2 पार्ट। कोई चार्ज है कैपिटल Q है, वो 2 भाग में टूट जाता है।
ठीक, सच दैट दे रिपेल ईच अदर। डेफिनेटली अगर ये मान लिया पॉजिटिव चार्ज होगा तो टूटेगा तो पॉजिटिव में रहेगा दोनों चार्ज, और अगर ये निगेटिव चार्ज रहेगा तब भी टूटेगा तो दोनों कैसा रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। तो दोनों लाइक चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। ईच अदर विथ मैक्सिमम फोर्स। देखिए सवाल में कंडीशन लगा दिया भाई कि फोर्स कैसा है, फोर्स उसमें मैक्सिमम है। व्हेन हेल्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, जब ये रुकता है कुछ दूरी पर। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखिएगा क्या कह रहा है, ये सवाल यही कह रहा है कि कोई चार्ज कैपिटल क्यू है, ये टूट गया, तो एक चार्ज मान लिया कि बना स्मॉल क्यू, तो एक चार्ज क्या बनेगा भाई, तो एक चार्ज बनेगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। इसका वैल्यू दे दो आप Q1 दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए Q2 दे दीजिए, यही हो रहा है। और उसके बाद ये दोनों के बीच, इसके और इसके बीच कुछ ना कुछ दूरी हो जाता है। इस दूरी को मान लो R, क्या मान लो भाई R। कहता है कि अब ये दोनों एक दूसरे पर क्या करता है भाई, मैक्सिमम फोर्स लगाता है, मैक्सिमम फोर्स लगाता है। तो कहता है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब इस स्मॉल q का वैल्यू कितना है, मतलब Q1 का वैल्यू कितना है और Q2 का वैल्यू कितना है, यही आपको बताना है। दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन द वेरी इंटरेस्टेड प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो दो भाग में टूट जाता है, टूटने के बाद कुछ डिस्टेंस पे ये जाके रुक जाता है, रुकने के बाद इसका चार्ज का उसके बाद दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है तो Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा, यही पूछता है, ठीक है ना। तो आप इसको बना सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा टफ सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ ये नहीं है सवाल, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लेट स्प्लिट्स चार्जेज आर Q1 इजकल टू स्मॉल q एंड Q2 बराबर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, हेल्ड एट डिस्टेंस R एज सोन इन फिगर। ऐसा हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है ये दो भाग में टूटा, जिसका एक वैल्यू Q1 है, एक वैल्यू Q2 है, और दोनों R डिस्टेंस पे हेल्ड कर गया, जो हम फिगर में दिखाए हैं। अब देखिएगा फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा कितना होगा। F बराबर क्या है भाई, तो मैग्नीट्यूड का हम बात करते हैं, तो क्या होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 का मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना है, Q2 का मैग्नीट्यूड बटा R स्क्वायर होगा जी। तो जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। Q1 के ऊपर क्या पुट होगा भाई, स्मॉल q, और Q2 के ऊपर क्या पुट होगा भाई, बोलिए कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब बटा क्या होगा, बटा R स्क्वायर होगा ऐसा। लेकिन कंडीशन कह दिया कि फोर्स कैसा लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, कैसा लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स। तो वी नो दैट फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन होता है, DF अपॉन डी स्मॉल q बराबर क्या होगा भाई, 0 होगा। अब कोई पूछेगा कि सर आप स्मॉल q से डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, कैपिटल Q से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कैपिटल Q तो कांस्टेंट चीज है ना जी, ये ना दो भाग में टूटा है, तो एक भाग बना स्मॉल q, एक भाग बना ये Q माइनस स्मॉल q बना, तो इसलिए हम डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, स्मॉल q से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद 0 करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर 0 कर दिया जाए तो उससे जो निकलता है वो क्या कहता है, मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा D/dq होगा किसका भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r आई इंटू क्या होगा q। देखिएगा यहाँ पर क्या है, स्मॉल q है, क्या होगा भाई स्मॉल q इंटू q माइनस स्मॉल q अब बटा R स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर 0 होगा। इस पूरे फंक्शन का क्या होगा भाई, इस पूरे फंक्शन का f के यहाँ पर पूरा फंक्शन लिखाएगा क्योंकि f का वैल्यू इतना है। अब कुछ नहीं, बस देखिएगा
इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पहले आप यहाँ तक उतारिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए कीजिएगा। चलिए भाई अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये डिस्टेंस भी बदलने वाला नहीं है, और ये के का जो वैल्यू था वो भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो। क्या करो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर होगा ना, कांस्टेंट इंटू डी अपॉन डी क्यू। किसका भाई क्या बच गया अब, तो बच गया यहाँ पर टर्म कौन सा भाई, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, बराबर क्या होगा, बराबर 0 होगा ना। अब ये सारा का सारा वैल्यू यहाँ से उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि d अपॉन डी क्यू क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए q इंटू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 होगा ऐसा। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए कैपिटल क्यू कांस्टेंट तो ये भी बाहर निकल जाएगा, कैपिटल क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी क्यू होगा माइनस डी अपॉन डी क्यू होगा, किसका, क्यू स्क्वायर का होगा, बराबर क्या होगा 0। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 1 होगा, यानी ये क्या होगा, कैपिटल क्यू होगा माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन किस क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में था, 2 इंटू स्मॉल क्यू होगा, अब बराबर क्या होगा 0 होगा। तो इसीलिए अब देखिए क्यू बराबर क्या होगा भाई, 2 स्मॉल क्यू होगा, तो इसीलिए स्मॉल क्यू बराबर क्या होगा भाई, कैपिटल क्यू बाई 2 होगा, कैपिटल क्यू बाई 2 होगा। मतलब जो Q1 का वैल्यू होगा, कितना होगा भाई, Q1 का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल क्यू बाई 2 के बराबर होगा। मतलब एक भाग में ये जो टोटल चार्ज Q था उसमें एक भाग यहाँ पर इसका आधा पहुँच गया। तो अब देखिएगा, इसलिए Q2 बराबर क्या होगा भाई, तो Q2 बराबर क्या है, Q2 बराबर क्या है भाई, Q माइनस स्मॉल क्यू है। तो Q माइनस स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आया है, Q बाई 2 आया है, Q बाई 2 है, यानी Q2 का वैल्यू भी कितना होगा भाई, Q बाई 2 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट का सवाल होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये हुआ कि अगर ये कैपिटल Q चार्ज 2 भाग में टूटता है, कैपिटल Q चार्ज 2 भाग में टूटता है, तो इसका भी वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, कैपिटल Q बाई 2 होगा। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल 2 भाग में जब टूट गया है और दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगता है, तो कब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, जब दोनों इक्वली डिवाइड होगा तब। दोनों क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा तब। तो फॉर द, यहाँ पर एक पॉइंट सिर्फ लिख लेना है, फॉर मैक्सिमम फोर्स चार्ज पार्टिकल आर इक्वली डिवाइडेड। पॉइंट क्लियर। तो ये चार्ज पार्टिकल है जो कैपिटल Q चार्ज है, ये जब 2 भाग में इक्वली टूटेगा तब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है, नहीं तो मैक्सिमम फोर्स नहीं लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है, ऐसा एक सवाल आया करता है। ठीक है ना, तो आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। देखिए अभी हम जानते हैं कि फोर्स के पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, तो अभी तक हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे चर्चा किए हैं, डायरेक्शन पे चर्चा नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद उस पर भी हम सवाल देखेंगे। ठीक है ना, आज इतना ही दूर तक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए। ठीक, थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, हर चीज़ अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक, थैंक यू। आज इतना ही दूर तक।